अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो नोटबुक है या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, वो आखिर बनती कैसे हैं? मतलब इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए, आज इसी रोमांचक दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये इंडस्ट्रीज हमारी जिंदगी को कैसे आकार देती हैं। जरा एक पल के लिए इस शांत बांस के जंगल के बारे में सोचिए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन सच तो ये है कि हमारी नोटबुक का अविश्वसनीय सफर यहीं से शुरू होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, कितना भी साधारण क्यों ना लगे, उसकी जड़ें तो प्रकृति में ही होती हैं। और पता है, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। सोचिए कैसे एक मामूली सा पेड़ ज्ञान और हमारे विचारों को सहेजने का एक जबरदस्त टूल बन जाता है। लकड़ी पहले लुगदी बनती है, फिर उससे कागज बनता है और आखिर में वो नोटबुक की शक्ल में बाजार में आती है, जिसकी कीमत और उपयोगिता दोनों ही कहीं ज्यादा होती है। तो संक्षेप में कहें तो इंडस्ट्री इसी कमाल के प्रोसेस का नाम है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिससे हम चीजें बनाते हैं, जमीन से कोयला जैसे मिनरल्स निकालते हैं या फिर टूरिज्म जैसी सेवाएं देते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम एक नोटबुक की यात्रा से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं, उनका सिस्टम कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री की और आखिर में इंडस्ट्रीज से जुड़े मानवीय पहलुओं को भी समझेंगे। चलिए, अब एक नजर डालते हैं इंडस्ट्रीज के अलग अलग प्रकारों पर। अच्छा, इंडस्ट्रीज को समझने का एक तरीका है उन्हें 3 आधारों पर बांटना। पहला है कच्चा माल, मतलब वो खेतीबाड़ी से जुड़ा है या खनिजों से। दूसरा है साइज, यानी कि वो स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल। और तीसरा है ओनरशिप, मतलब उसका मालिक कौन है, कोई प्राइवेट कंपनी, सरकार या फिर कई लोग मिलकर उसे चला रहे हैं, जिसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। तो एक हाथ से बनी हुई टोकरी और एक फैक्ट्री में बनी कार, इन दोनों में क्या फर्क है? सारा खेल स्केल का है। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं ना, उनमें पैसा और टेक्नोलॉजी कम लगती है, तो प्रोडक्शन भी कम होता है। वहीं दूसरी तरफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पर होता है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन कारीगरों के हुनर और मेहनत को तो हम जैसे महसूस कर सकते हैं, है ना? कैसे ये लोग लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ कमाल का बना रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को ना एक रेसिपी की तरह समझिए। आपके पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, फिर आप उन्हें एक साथ मिलाकर कुछ पकाते हैं, वो हो गया प्रोसेस। और आखिर में जो बढ़िया सी डिश तैयार होती है, वो है आपका आउटपुट। लेकिन एक सवाल है, कभी सोचा है कि कोई फैक्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों लगाई जाती है? ये कोई संयोग नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। एक कामयाब इंडस्ट्री के लिए सही जगह ढूंढना बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। सारे टुकड़े, जैसे कि कच्चा माल, काम करने वाले लोग, पैसा, बिजली, ट्रांसपोर्ट और मार्केट, इन सबको सही जगह पर फिट करना पड़ता है। और जहां ये सब कुछ एक साथ मिल जाता है, बस वहीं एक इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। मान लीजिए कच्चा कपास है, वो हुआ इनपुट। कपड़ा मिल में उसकी बुनाई हुई, वो हो गया प्रोसेस। और आखिर में जो फैशनेबल शर्ट बनकर निकली, वो है आउटपुट। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हमारी आज की दुनिया की नींव है, लोहा और इस्पात उद्योग की। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जिस बिल्डिंग में हम हैं, जिस गाड़ी में चलते हैं, अरे हमारे फोन के छोटे छोटे पुर्जों में भी स्टील है। ये सच में हर जगह है। तो स्टील बनाने की सीक्रेट रेसिपी क्या है? इसके लिए चाहिए बहुत सारा कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर। इन सबको एक बहुत बड़ी भट्टी में एक साथ पिघलाया जाता है। ये वाकई में एक जबरदस्त प्रोसेस है। और अब आता है सबसे हैरान करने वाला पार्ट। पता है, 8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क और 1 टन चूना पत्थर मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 1 टन स्टील। है ना कमाल की बात? वक्त के साथ साथ स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन भी बदलती गई है। बहुत पहले ये पानी की ताकत पर निर्भर थी, फिर ये कोयले की खदानों और रेलवे लाइनों के पास शिफ्ट हो गई, और आज ग्लोबल ट्रेड की वजह से ये ज्यादातर बंदरगाहों के पास बस रही है, ताकि माल का आना जाना आसान हो। और भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जमशेदपुर। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सही लोकेशन एक शहर को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना सकती है। सब कुछ सही था, सही टाइम, सही रिसोर्सेज और सही जगह। देखिए, इंडस्ट्रीज तरक्की तो लाती हैं, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत भी होती है।
तो सवाल यह है कि इंडस्ट्रीज की मानवीय कीमत क्या है और हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। हम सब इन कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स पे भरोसा करते हैं, पर क्या होता है जब ये सिस्टम फेल हो जाते हैं, जब कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो जाती है? इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि क्या कुछ गलत हो सकता है। 1984 की वो रात सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं थी, वो एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ। 2005 में चीन में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। ये दिखाता है कि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल हादसों ने बस्तियों को तबाह किया है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन ही चाहिए। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। इसकी शुरुआत कुछ सरल लेकिन बहुत जरूरी कदमों से होती है, जैसे कि फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना, लोगों को बताना कि कहाँ खतरनाक चीजें रखी हैं, और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि सेफ्टी मेजर्स हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर हों। ये बात तो सच है कि इंडस्ट्रीज हमारी दुनिया बनाती हैं, लेकिन भविष्य हमारे हाथों में है। हम इन्हें बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।